जोशीमठ में लगातार दरारें आ रही है और उत्तराखंड के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ऐसी ही दरारें आ रही है, लेकिन जोशीमठ इस वक्त सबसे ज़्यादा हाईलाइट है क्योंकि वहां पूरा का पूरा शहर बड़ी बड़ी दरारों के बीच में फंसा हुआ है और नुकसान होने की आशंका है। हमारे साथ रवि चोपड़ा सर मौजूद है जो कि फॉर्मर डायरेक्टर पीएसआई के हैं, साइंटिस्ट है और सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में बनी दो कमेटी, जो एक 2013 में और जो ऑल वेदर रोड की कमेटी थी उसमें इन्होंने अध्यक्षता की है। सर से जानते हैं कि किस तरीके से जोशीमठ, सर जोशीमठ भी क्योंकि आप दो कमेटियों में थे, दोनों का लिंकअप जोशीमठ की तरफ था। आज जोशीमठ के हालात है, वजह क्या है और आप कितना सीरियसली इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मुख्य समस्या पैदा हो रही है मेरी समझ से, जो तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है उसकी टनल की वजह से ज़्यादा समस्या इस वक्त उभर रही है। क्योंकि टनल बनाते समय वहाँ पर ब्लास्टिंग की गई थी। संभवतः पत्थरों में दरारें आईं। जब फरवरी 2021 में पानी घुसा टनल के अंदर, पानी घुसा, मलबा घुसा, काफ़ी कुछ गया, तो अब वो पानी अपनी निकासी की राह खोजता है, वाटर प्रेशर कहते हैं इसको। उसने धीरे धीरे अपनी राह खोजी लगती है और अंत में वो जो जोशीमठ की मेन ड्रेनेज लाइन है उसमें आके जुड़ गई, जिसकी वजह से पानी बड़ी तेज़ी से बाहर निकला है। और जैसे ही पानी निकलता है तो वो जो मिट्टी और पत्थर का ढेर है जिसको हम जोशीमठ कहते हैं, वो उसके ऊपर जो वज़न है सारी बिल्डिंगों वगैरह का, वो उसको सहन नहीं कर सकती, तो उसका धंसाव हो रहा है। तो एक तो ये मेजर कारण रहा वो टनल। उस समय की जो कमेटी थी 2013 में जो कमेटी बनी थी, उसकी ये संस्तुति थी कि जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसके उत्तर में कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स ना बनाए जाएं। जी। लेकिन इन्होंने ये कार्य जारी रखा। तो एक तो वह बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि जो चार धाम परियोजना है उसका एक बाईपास नीचे से बनना है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास उसको कहते हैं। ये करीब 5.5-6 किलोमीटर लंबा है। अब इन्होंने वहाँ भी नीचे काफ़ी ब्लास्टिंग की है, और जब ब्लास्टिंग होती है तो पूरा पहाड़ हिलता है। मैं आपको ये भी याद दिलाऊं कि 1976 में एक MC मिश्रा कमेटी भी बनी थी। उसकी ये संस्तुति थी कि पहाड़ के नीचे का जो हिस्सा है वहाँ पर छेड़छाड़ ना की जाए, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील पहाड़ है। लेकिन सरकार किसी ना अपनी कमेटियों की सुनती है, ना सुप्रीम कोर्ट की कमेटियों की संस्तुतियाँ पर अमल करती है, और अब ये मुश्किल पूरे शहर के लिए खड़ी करती है। सर, चूँकि 2013 की कमेटी में भी आप थे और आपने पूरी उसमें एक चीज़ें बारीकी से देखा हिमालय के बारे में। ऑल वेदर रोड जो कि एक बड़ी परियोजना है, कई सुरंगें बन रही है, उसमें भी आपने कुछ रिकमेंडेड किए थे जब सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और आपने उसका चेयरमैनशिप करी थी। आपको लगता है कि वो चीज़ें लागू हुई थी और उस कमेटी रिपोर्ट में क्या था सर? नहीं, उस रिपोर्ट में कई संस्तुतियाँ थीं। मुख्य रूप से हमारी जो ऑब्जर्वेशंस थी वो ये था कि जिस संवेदनशीलता से इस पूरे क्षेत्र में काम किया जाना चाहिए, उस संवेदनशीलता से काम नहीं हो रहा था, और उसी के संदर्भ में हमने अनेक संस्तुतियाँ की थी। अब उनका तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने संस्तुतियाँ तो स्वीकार कर ली, लेकिन जो मुख्य संस्तुति थी कि सड़क की चौड़ाई कम की जाए, वो उन्होंने स्वीकार नहीं की, और फिर मैंने वहाँ से त्यागपत्र दिया। अब मुझे लगता है कि उस पर पुनर्विचार तो ज़रूर होना चाहिए, ख़ास तौर पर
अभी कुछ इलाके अभी भी बचे हुए हैं, जैसे कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन जो उत्तरकाशी से गंगोत्री तक जाता है, लगभग 100 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है। वहाँ भी पहाड़ बहुत संवेदनशील हैं, उनकी ढाल बहुत तिरछी है। वहाँ पर हमने संस्तुति की है कि कम से कम छेड़छाड़ हो, जो सड़क वहाँ पे अभी है वो पर्याप्त है। सर, आपको लगता नहीं है कि एक्सपर्ट कमेटियां हर चीज़ में बारीकी से तौर पे देखते हैं, वैज्ञानिक हर चीज़ में बारीकी तौर से बताते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर भी सरकारें नहीं मानती है और आज खामियाजा पूरे जोशीमठ के शहर को, उन वासियों को भुगतना पड़ रहा है और एक ऐसा शहर जो पौराणिक तौर पर था वो आज ख़त्म होने की कगार पे। आपको लगता है नहीं कि इसकी गलतियां या सिर्फ बिजनेस जो हाइड्रो प्रोडक्ट चल रहे हैं, हाइड्रो डैम चल रहे हैं, वो महत्वपूर्ण रखता है, काम बाद में रखता है, जान बाद में रखती है? हाँ, ये तो हम कह सकते हैं कि सरकारों का, और ये कोई भी सरकार हो, कांग्रेस हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, भाजपा हो, कोई भी हो, इन सब का एक नज़रिया है विकास का। और उस नज़रिए से ही ये सारे अपना आर्थिक व्यवस्था को कायम बढ़ाना चाहते हैं। अब उसमें ना तो प्रकृति के प्रति कोई संवेदनशीलता है, ना ही समाज के प्रति, और इसलिए समाज और प्रकृति दोनों पिस रहे हैं। लेकिन प्रकृति की अपनी शक्ति है, प्रकृति को किसी के वोट की ज़रूरत नहीं है। वो जब अपना निश्चय कर लेगी कि बहुत हो गया, तो प्रकृति अपना बदला लेती है। सर, जोशीमठ की मैं बात करूं, जोशीमठ में एक टीबीएम मशीन थी 24 दिसंबर 2009 को, उसमें वो जब अंदर गई उसके बाद पानी बड़ी तेज़ी से रिसा। रिपोर्ट्स में लिखा है, अलग अलग रिपोर्ट्स में लिखा है, पर सेकंड 700 लीटर पानी निकला। आपको लगता नहीं कि वो पूरा शहर पानी का जो मेन था वो पंचर कर दिया और आज जोशीमठ में जो दरारें आ रही है या चीज़ें निकल रही है वो उसका बड़ा कारण है? वो जिस लेख की आप उल्लेख कर रहे हो, वो श्रीनगर यूनिवर्सिटी के 2 साइंटिस्ट ने लिखा है। उनमें से एक व्यक्ति तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है डिज़ास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन सेंटर का, और दूसरा व्यक्ति उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का अध्यक्ष रह चुका है। तो दिक्कत हमारी ये होती है कि वैज्ञानिक भी 2 प्रकार के हैं। एक जो सरकारी वैज्ञानिक हैं, जिनके ऊपर दबाव आता है कि भाई आपको ऐसा रुख रखना है, ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी, और एक गैर सरकारी हैं जिनको सरकार दबा नहीं पाती है। तो इसलिए ये एक समस्या रहती है। हमारी कमेटी में भी यही समस्या थी कि सरकारी साइंटिस्ट का एक सोच थी और गैर सरकारी साइंटिस्ट की दूसरी सोच थी। सर, मुख्य वजह इस वक्त जोशीमठ में सबसे बड़े नुकसान की आप क्या मानते हैं और क्या चीज़ें वहाँ से लोग बता रहे हैं, वहाँ वैज्ञानिकों से बात हुई, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों, जोशीमठ का अब भविष्य क्या है? देखो, अभी तो जोशीमठ का बहुत जल्दी से और गहरा ईमानदार अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो जो पूरी ढाल है, वो पूरी ढाल को समझना पड़ेगा कि कौन से हिस्से उसके बिल्कुल संवेदनशील हो चुके हैं, वहाँ से तो विस्थापन करना है। लेकिन विस्थापन भी जब हम कहते हैं तो लोगों की आजीविका पर कम से कम असर होना चाहिए। मान लो किसी का होटल है, तो उसकी होटल की अगर अच्छी कमाई है तो उसको होटल के पर्याप्त ज़मीन मिलनी चाहिए, पीपल कोटी, गौचर या जहाँ भी सरकार दे सके। ये ना हो कि लोगों को अपना भविष्य सैक्रिफाइस करना पड़े सरकार की अनदेखी के कारण। सर, कारण सबसे बड़े आप क्या मानते हैं? उसके हाइड्रो प्रोजेक्ट है या फिर 7 फरवरी 2021 को धौलीगंगा वाला जो सैलाब आया था वो है, अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन है, या फिर और कोई कारण है? देखिए, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को आप 7 फरवरी 2021 से अलग मत कीजिए। ये तो समस्या ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की थी। उसी का पानी और मलबा तो इस टनल के अंदर आया है ना? तो वो तो एक डेफिनेटली एक कारण है। मैं ये कह रहा हूँ कि हाई पावर कमेटी ने एक बड़ी स्पष्ट संस्तुति दी हेलंग मारवाड़ी बाईपास को लेकर। एक तो ये कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, सिंगल लेन बनाइए इसको, ताकि बद्रीनाथ जाने वाला ट्रैफिक शहर से जाए, लोगों की आजीविका बची रहे।
वापस आने वाला ट्रैफिक यहाँ से आए, और जब डिफेंस का यूज़ है तब तो कोई ट्रैफिक इस पे चलता ही नहीं है। तो इसलिए ये सड़क इतनी चौड़ी 10 मीटर चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। एक हमारी ये संस्कृति थी। दूसरी हमारी संस्कृति थी कि यहाँ पर बड़ा गहरा जियोलॉजिकल, जियोफिज़िकल और जियोटेक्निकल अध्ययन होना चाहिए, उसके बाद काम शुरू हो। इन्होंने ये वो भी नहीं किया। तो कुछ हद तक तो जो ब्लास्टिंग है उसका असर तो होता ही है कि पहाड़ पूरा हिलता है, उसके अंदर जो पत्थर हैं उनमें दरारें पहले से हैं। ये पूरा एमसीटी का क्षेत्र है। एमसीटी का क्षेत्र का मतलब कि वहाँ पर पत्थर देखने में आपको लगा होगा कि चट्टान बड़ी मजबूत है, उसके अंदर दरारें हैं। तो अब सरकार को संवेदनशील अपनाते हुए लोगों को सबसे पहले विस्थापित का आप ये मानते हैं इस बात को? नहीं, अब ये तो मेरा विषय नहीं है, ये सरकार और वहाँ के लोगों का विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे रवि चोपड़ा, जिन्होंने दो कमेटियों की अध्यक्षता करी, रिकमेंडेड करी। लेकिन सवाल यही है कि जब वैज्ञानिक किसी चीज़ की रिकमेंड देते हैं यानी सलाह देते हैं, उस पे सरकारें क्यों नहीं अमल करती, और अमल नहीं करने की वजह से आज जोशीमठ शहर की जो हालत होती है, शायद वही अगर वो सलाहें मानी जाती तो शायद जोशीमठ शहर में इतनी बड़ी आपदा की स्थिति ना होती। TV9 भारतवर्ष के लिए किशोर रावत, देहरादून।